यही करने आई थी आप? बिल्कुल नहीं। आप इंजीनियर हैं जी बिल्कुल, मैंने कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया हुआ है। और कर रही हैं अभी आप मतलब बोल्ड कंटेंट में काम कर रही हैं। अगर कंज्यूमर्स ही कंज्यूम करना चाहते हैं बोल्ड कंटेंट, तो हम क्यों ना बनाएं। अगर आप दाल चावल नहीं खाएंगे, आपके घर में दाल चावल नहीं बनेगा। अगर लोग बोल्ड देखना बंद कर दें तो हम बोल्ड ना दिखाएं, बट जो लोग चाहते हैं वही बेच रहे हैं। गन हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि लोग देखना चाहते हैं इसलिए हम बनाते हैं। हम ये भी तो कह सकते हैं कि हम बनाते हैं इसलिए लोग देखते हैं। बिल्कुल नहीं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं गहना वशिष्ठ। आपने नाम सुना होगा, मगर ज़्यादातर इनका नाम आपने किसी न किसी विवाद में, किसी न किसी कंट्रोवर्सी में सुना होगा। हम आगे उन कंट्रोवर्सीज़ के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले पूछ लेते हैं क्या चल रहा है ज़िंदगी में गहना। फिलहाल तो हाउस अरेस्ट चल रहा है। अच्छा। और कमाल का हाउस अरेस्ट चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे देखते से ही लोग कह देते हैं कि यार ये बनी इन शोज़ के लिए है। सो बस हाउस यही। अरेस्ट जो उल्लू ऐप पे। बिल्कुल। और बिलीव मी, ये शो बिग बॉस, स्प्लिट्स विला, रोडीज का कॉम्बिनेशन ज़रूर है, बट उनसे बहुत ज़्यादा अच्छा शूट हुआ है। अच्छा या बोल्ड? अच्छा एंड बोल्ड को आप कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में वही बिकता है जो दिखता है। अच्छा। और हमने बहुत अच्छे से दिखाया है। ओके। और हिलेरियस, टेरिफिक, हॉरिफाइंग, बोल्ड, आप कोई भी शब्द यूज़ कर लें। बहुत छोटे शब्द होंगे, 45 से 50 एपिसोड्स का है। और कमाल खेली हूँ मैं शो में। एडल्ट कंटेंट के लिए उसकी पहचान है। एडल्ट कंटेंट तक पहुंच गई आप। और आपका जो शो है वो किस तरह का है? मैं दोनों बातों के एक एक करके जवाब जी। दूंगी। देखिए, सबसे पहली बात, उल्लू की जो पहचान है वो हमारे देश का ऐप है। अच्छा। बिल्कुल, आप नेटफ्लिक्स, अमेज़न या किसी भी ऐप की अगर बात करते हैं तो हाँ। उनके ओनर्स कहीं बाहर के हैं। हमारे उल्लू के जो ओनर हैं विभू अग्रवाल जी, जो कि यूपी लखनऊ के हैं। तो देश का ऐप हुआ। अच्छा। और दूसरी बात, मुझे क्या बहुत अच्छा लगता है, ये अपने एक्टर्स को सपोर्ट करते हैं। और अगर कंज्यूमर्स ही कंज्यूम करना चाहते हैं बोल्ड कंटेंट, तो हम क्यों ना बनाएं। अगर आप दाल चावल नहीं खाएंगे, आपके घर में दाल चावल नहीं बनेगा। अगर लोग बोल्ड देखना बंद कर दें तो हम बोल्ड ना दिखाएं, बट जो लोग चाहते हैं वही बेच रहे हैं। और हाउस अरेस्ट जो शो है, 45 50 एपिसोड्स का शो है, बोल्ड है, दैट इज़ ट्रू, क्योंकि लोग वही देखना चाहते हैं। गन हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि लोग देखना चाहते हैं इसलिए हम बनाते हैं। हम ये भी तो कह सकते हैं कि हम बनाते हैं इसलिए लोग देखते हैं। बिल्कुल नहीं। अगर हम बनाएंगे ही नहीं तो लोग देखेंगे कैसे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब ये शो नहीं बनते थे तो भी एक्स एन एक्स एक्स और बहुत सारी पॉर्न वेबसाइट्स हैं जहाँ पे लोग सब्सक्राइब करते थे, देखते थे, लोग सर्फिंग करते थे। और अगर हम बोल्ड कंटेंट की बात करें, स्पेशल इन इंडिया, तो 19 के बाद थोड़ा ज़्यादा क्रेज़ बढ़ा। लोग थोड़े ओपन हो गए, लोगों ने बनाना शुरू कर दिया, बट दैट डजंट मीन कि लोगों ने पॉर्न देखना आज से शुरू किया होगा या बोल्ड कंटेंट। 2012 में कामा सूत्रा करके फिल्म आई थी। बिल्कुल। उसके पहले वाटर बनी हुई है, शाहरुख खान की माया मेम साहब बनी हुई है, और अर्थ बनी हुई है, ना जाने कितनी सारी फिल्में हैं। पार्च्ड, जिसके प्रोड्यूसर अजय देवगन थे, और राधिका आप्टे ने सेक्रेट गेम्स की हुई है। ठीक है, ये तो बड़े प्लेटफॉर्म है। और ये प्लेटफॉर्म की तो मैं सिर्फ बातें कर रही हूँ, बट बोल्ड कंटेंट हमेशा से कंज्यूम हो रहा है। अगर आप इंटरनेट पे जाके चेक करें तो आप चेक करेंगे कि वहाँ पे 16 साल से लेकर 60 70 साल की उम्र का बंदा इंटरनेट पे बोल्ड कंटेंट ही देख रहा है। फिल्मों में कहानी मिले ना मिले, उन्हें पॉर्न फिल्मों में कहानी ज़रूर चाहिए। आदमी कहता है, लिटरली मैंने चेक किया है, कि जब आप गूगल पे टाइप करते हैं दैट यू विश टू वॉच सम पॉर्न फिल्म और एनी एक्टिविटी काइंड ऑफ, तो वहाँ पे डला होता है ये कहानी के साथ जुड़ी हुई कहानी हो, कहीं लिखा होता है कि इसके साथ कुछ कर रहे हो। तो अगर कहानी के साथ बोल्ड का तड़का देकर हमारे यहाँ कंटेंट बन सकता है तो क्यों नहीं। तो यही है हाउस अरेस्ट। वो ठीक है, लेकिन अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला कि आपने हम कहा कि देखते हैं इसलिए बनाते हैं। मेरा बिल्कुल, ये कहना है कि जब बनाते हैं तभी देखते हैं।
अगर मैं कहती हूँ उल्लू ना बनाए, चलो कोई भी ऐप ना बनाए, कोई ना कोई तो बना ही रहा है ना। तो बाहर बन रहे हैं, लोग देख रहे हैं, लोग सर्व कर रहे हैं। आप चेक कर लें, नंबर 1 पोजीशन में पाकिस्तान है, सेकंड इंडिया है बोल्ड कंटेंट कंज्यूम करने में। और ये आज से नहीं है, बोल्ड कंटेंट तो इन इंडिया एज पर माय नॉलेज, मुझे नहीं पता प्रीवियस कौन थे, कौन डायरेक्टर, कौन प्रोड्यूसर, कौन हीरोइन, आई हैड नो आइडिया। मैं 20 से जानती हूँ, बट उसके पहले भी डेटा कंज्यूम होता था। अगर डेटा कंज्यूम हो रहा है तो कौन कंज्यूम कर रहा है? दर्शक, पब्लिक, लोग। अगर वो ही ना करें तो कोई बनाए ना। और जब मेकर्स को दिखा, प्रोड्यूसर्स को, कि पैसे कहाँ पे सेफ हैं, इवन मल्लिका शेरावत ने कहा था 3 चीज़ें बिकती हैं, शाहरुख, सेक्स और कुछ और। सो बड़े बड़े एक्टर्स कहते हैं, सब कहते हैं, तभी कह रहे हैं जब हकीकत है। अगर कहीं पे धुआं है तो आग है, तभी है। आग है तो धुआं होगा, ठीक है। यही करने आई थी आप? बिल्कुल नहीं। आप इंजीनियर हैं जी बिल्कुल, मैंने कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया हुआ है। और कर रही हैं अभी आप मतलब बोल्ड कंटेंट में काम कर रही हैं। मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी। जी। देखिए, मैं 2011 में बॉम्बे आई थी। हाँ। मैंने कुछ 14 टीवी शोज़ किए हैं। मेरा पहला टीवी शो था बहनें ऑन स्टार प्लस। फिर मैंने एमटीवी पर ट्रू लाइफ किया है, मैंने कुंडली भाग्य किया है, प्यार की कसौटी किया है, मैंने उड़ान किया है, मैंने सिद्धि विनायक किया हुआ है एनटीवी के लिए। मैंने बहुत टीवी शोज़ किए हैं। मैंने साउथ की फिल्में 30 फिल्में की, 16 लीड, आइटम सॉन्ग 14 किए, कोई बोल्ड नहीं है। 2015 में मैं वर्ल्ड कप एंकर थी। 2012 मैंने मिस एशिया बिकनी का क्राउन जीता। 80 से ज़्यादा मैंने ऐड की। हम सब आउटसाइडर्स हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन बॉम्बे आर आउटसाइडर्स। हमें पहचान कहाँ पे मिली? आज भी हम बैठे हुए हैं, हम किस टॉपिक पे बातें कर रहे हैं? बोल्ड कंटेंट के बारे में। नहीं, लेकिन जब आप काम बोल्ड में जब आप आई, एंट्री हुई, हाँ, तो एंट्री का रास्ता तो वहीं से शुरू हुआ जो आपने बहने किया, जो आपने कसौटी किया, तभी आप बोल्ड तक पहुंची आपने। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। दोनों कनेक्शंस अलग अलग हैं, कोई पैरेलल लाइन है और ना तो ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। मुझे अप्रोच किया गया सेपरेटली, मतलब मैं कहूँ अगर मैंने बहने के इसलिए मुझे मिला है या मैं इसकी वजह से, कुछ भी नहीं, दोनों ही अलग अलग एंटिटीज़ हैं। मुझे सेपरेटली अप्रोच किया गया कि ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं बना रहे हैं, क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छे फॉलोअर्स थे। एंड मेन जो आइडिया होता है इनके पीछे वो ये होता है कि अगर आपके इंस्टाग्राम पे अच्छे फॉलोवर हैं तो उन्हें पता है कि अगर वो हम पे कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिकवरी पक्की है। सो दोनों चीज़ों का अलग रखा जाए। दूसरी बात, मैं बोल्ड कंटेंट करने नहीं आई थी। तीसरी चीज़, रास्ते चलते चलते एक घर मिल गया तो मैंने कहा यहाँ रुक जाएं, और वो घर मेरे लिए बोल्ड इंडस्ट्री थी। तो आप खुश हैं उससे? बहुत खुश हूँ मैं, मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरे चेहरे पे स्माइल देखें, आई एम ब्लशिंग। गहना, लेकिन भविष्य क्या है? कभी देखिए, इस ये जो आप जिस बोल्ड कंटेंट की बात कर रही हैं, इसकी एक उम्र होती है। बिल्कुल। है ना? कहीं ना कहीं आप 40 पहुंचेंगी, 50 पहुंचेंगी, उसके बाद क्या? आपको कोई देखना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि आप बोल्ड कंटेंट भी तो एक उम्र तक ही लोग बना सकते हैं और उसी उम्र के लोगों को देखते हैं। एग्री एग्री। उसके बाद क्या, भविष्य क्या है? बिलीव मी, मैं मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर्ड हूँ। ठीक है। दूसरी चीज़, टीवी के बड़े से बड़े एक्ट्रेस, उनको भी एक टाइम के बाद काम मिलना बंद हो जाता है। चलिए मैं एक बहुत बड़ा नाम लेती हूँ जिन्होंने कभी बोल्ड नहीं किया। लेट्स टॉक अबाउट ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय जितनी बड़ी हीरोइन तो मैं नहीं बन सकती, और ना मैं अपना कंपैरिजन कर रही हूँ, मैं बस एक बात कह रही हूँ। ऐश्वर्या राय ने बहुत बड़ी फिल्में की, बहुत बड़ी हीरोइन थी, और मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। फिर भी एक टाइम के बाद उन्हें शादी करनी पड़ी, उन्हें सेटल होना पड़ा। और आज अगर एक नई हीरोइन पर्दे पे खड़ी है और ऐश्वर्या राय खड़ी है तो लोग वो फिल्में देखेंगे जिनमें नई हीरोइन है। तो आफ्टर एन एज सबको सेटल होना पड़ता है, सबको इंडस्ट्री छोड़नी पड़ती है। बड़ी से बड़ी हीरोइन है, चाहे हेमा मालिनी जी हो, श्रीदेवी हो, मधुबाला हो। बिलीव मी, मैं कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, मेरे सामने इनकी बहुत इज्जत है। ठीक है, मैं कभी किसी को छोटा नहीं बनाती, और मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया है अपने आप को बड़ा बनाने के लिए किसी को छोटा मत बनाओ। लेकिन हर इंसान की एक एज होती है, सबको जाना पड़ता है। तो मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ कि जिस दिन होगा हम चले जाएंगे। जब लगेगा सेटल हो जाना चाहिए, किसी के साथ शादी कर लेनी चाहिए, कर लेंगे। ना हुई शादी तो भी कोई शिकायत नहीं है, मैं तो भी खुश हूँ। नहीं, मगर एक चीज़ और, अभी आपने शादी का जिक्र किया। हमारे समाज में, हमारे देश में अभी भी जो समाज है वो इतना बोल्ड नहीं हुआ कि उन लड़की को सीधे सीधे अपनाएं। आमतौर पर, बिल्कुल बिल्कुल, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, आमतौर पर जिसकी इमेज बोल्ड की हो या पॉर्न से जुड़ी हो या, है ना, हाँ, उसके लिए क्या फिर? मैं आपको उसका भी जवाब दूंगी। देखिए, अगर आपने मेरी कोई भी फिल्म देखी हो, आई एम नॉट श्योर आपने देखी कि नहीं देखी है, मेरी किसी भी फिल्म में आपको मेरे प्राइवेट पार्ट नहीं दिखेंगे।
गूगल आप उठा के देख लें, मैंने कभी भी प्राइवेट पार्ट्स नहीं दिखाए। मैंने मैक्सिमम जो बोल्ड किया है बिकनी तक किया है, ठीक है, उसके आगे मैंने नहीं किया। बदनाम मैं ज़रूर हुई हूँ, बट इतना बोल्ड मैंने नहीं किया। और अगर कोई भी लड़का, लाइक इफ़ आई विल बी डेटिंग समबडी और मे हाँ। बी मैं किसी को डेट भी कर रही हूँ, हो सकता है, मतलब चांसेस हैं, अभी कर रही हैं। हाँ हो सकता है, हाँ, ठीक दैट इज़ है। अ पॉसिबिलिटी। हाँ। सो उसे पता होगा मैंने क्या किया है, क्योंकि जहाँ तक हम सोचते हैं हमसे ज़्यादा वो लड़के सोच चुके होते हैं, हमारे बारे में रिसर्च कर चुके होते हैं, तो उन्हें पता होता है कि हमने कितना दिखाया है, कितना छुपाया है, और कितनी बकैती की है, और कितना क्या बेचा है। सो मुझे पता है कि मैंने इतना ही किया है कि मैं शादी भी कर लूँ, बच्चे भी कर लूँ, और एक अच्छी बीवी बन सकूँ और एक अच्छी माँ भी बन सकूँ। गहना, अच्छा खासा काम आप सीरियल वगैरह में कर रही थी। आपने साउथ में भी 30 फिल्में की, इतने सारे ब्रांड इंडोर्स किए और सब अच्छा साफ सुथरा। पर ये बोल्ड फिल्म या एडल्ट फिल्म में आने की ज़रूरत क्यों पड़ गई आपको? मैं आपको सच बताती हूँ, बहुत सच बता रही हूँ मैं आपको, कोई मैनिपुलेशन नहीं, क्योंकि वो आता नहीं मुझे, क्योंकि याद रखना पड़ता है, झूठ सच मुंह से निकल जाता है। हाँ। काम बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा, लेकिन मैंने ना कोई बॉलीवुड में कोई ए ग्रेड फिल्म नहीं की थी, और मैं कोई बहुत बड़ा टीवी शो मेन लीड नहीं कर रही थी। और जहाँ भी जाओ, किसी भी, मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ पे, क्योंकि बदनामी किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। मैं किसी को भी मिलूँ, एक ही बात है, यार वो हीरोइन कास्टिंग काउच मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करके बढ़ी है, वो बढ़ी है, ये बढ़ी है। और मुझे ना बड़ा इस बात का गुमान है कि मैंने इंजीनियरिंग की है, मैं स्कॉलर हूँ, नहीं होगा तो मैं कुछ कर लूँगी। तो स्मूथ चल रही थी ज़िंदगी, अच्छी चल रही थी, मैं पर डे बहुत अच्छा चार्ज कर रही थी, लेकिन मेरे हाथ में ना पावर नहीं था। ओके, मैं स्टारडम। नहीं, 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 पावर मतलब मैं डायरेक्टर और प्रोड्यूसर नहीं थी। ओके। आप कितने भी बड़े आर्टिस्ट हो जाएँ, आपको हर बार काम माँगने के लिए ना आपको झुकना पड़ता है। आप कुछ भी कर लें, आपकी अगले दिन की शुरुआत सुबह से ही होती है। आप 4 दिन के लिए बॉम्बे से गायब हो जाएँ, 5वें दिन अगेन आपको यू हैव टू टेक्स्ट। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप कॉल करेंगे तो उनके भाव बढ़ेंगे, वो कॉल करेंगे तो आपके भाव बढ़ेंगे। यहाँ कुछ भी ना म्यूचुअल और इक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो जब मुझे अप्रोच किया गया तो मुझे डायरेक्टर की पदवी दी जा रही थी। मुझे कहा गया कि आप डायरेक्टर बन जाएँगी फ़िल्मों की। तो मैंने उसके पहले बहुत म्यूज़िक वीडियोज़ डायरेक्ट किए थे, और बड़े प्लेटफ़ॉर्म के लिए ज़ी, टी सीरीज़, वीनस, बी फॉर यू, HSR, सोनू टेक, इनके लिए मैंने बहुत म्यूज़िक वीडियो डायरेक्ट किए। मैंने कुछ 52 म्यूज़िक वीडियो डायरेक्ट किए हैं, और मेरे वीडियोज़ में 7 लाख, 10 लाख, 9 लाख, सॉरी 9 मिलियन, 7 मिलियन ऐसे व्यूज़ हैं। तो मुझे लगा डायरेक्टर बनने का मौका मिल रहा है। तो एक काम कोशिश करते हैं, लड़कियों को ना काम देते हैं, बिना काम की बातें किए। अच्छा, हाँ, कि बिना कॉम्प्रोमाइज़ की हाँ, बातें अब की है। मेरे साथ सुरक्षित हैं, क्योंकि मैं लड़की हूँ, मैं लेस्बियन नहीं हूँ, मेरा ही पैसा लग रहा है अगर, तो मुझे किसी और की ज़रूरत है नहीं, ना मैं किसी से ले रही, ना मैं आपको घुमा रही, ना आपको कहीं मिलना है, ना कुछ है। तो मुझे लगा यार ये कोशिश करके देखते हैं। तो उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे उमेश कामत ने 3 लाख रुपए में 1.5 लाख रुपए अपफ्रंट उन्होंने मुझे चेक दे दिया, जो हमको आर्टिस्ट तो होने के लिए। राज कुंद्रा की कंपनी से शुरू हुआ आपका बतौर डायरेक्टर, हाँ, वहीं से एज़ अ डायरेक्टर शुरू हुआ। या फिर और बोल्ड फिल्मों का सफ़र, दोनों चीज़ नहीं, वहीं से शुरू हुआ? जो भी था वो यहीं से था, और यहीं तक का था, और यहीं से ख़त्म हो गया। आज ठप्पा ज़रूर लग गया है। नहीं, मगर अब तो आप उल्लू ऐप के लिए कर तो रही हैं उल्लू ना? ऐप पे मैंने एज़ अ हीरोइन किया है, लेकिन आप जैसे मैं आपको बताऊँ, बोल्ड है, कंटेंट इज़ बोल्ड, बट आप ये नहीं कह सकते कि हमने प्राइवेट पार्ट्स दिखाए हैं, जो कि नहीं दिखाए, और उल्लू प्राइवेट पार्ट्स नहीं दिखाता। उल्लू उतना ही दिखाता है जितना कि हमारे सेंसर में, जिसे आज की दुनिया सेंसर कह रही है, लीगैलिटी के दायरे में आता है, उतना ही जितने हमारे कानून व्यवस्था को सपोर्ट करता है। तो इंडस्ट्री में मतलब आपको भी सामना खूब करना पड़ा है, सबको कास्टिंग करना, काउच या फिर कॉम्प्रोमाइज़ का? सबको। आप पहले दिन आओ बॉम्बे, जो आदमी मिलता है चूरन देना शुरू कर देता है। विश्वास माने 5वीं 6वीं पास लोग होंगे, बातें करते हम सलमान को जानते हैं, हम शाहरुख को जानते हैं, जेब में 100 रुपये नहीं होंगे कॉफ़ी के बिल देने के, बातें कि अरे कल हम तुम्हें सलमान के साथ साइन करवा देंगे। तो चूँकि मैं बहुत छोटे शहर से हूँ, मैं चिरमिरी, एक छत्तीसगढ़ में एक हिल स्टेशन है चिरमिरी, हाँ, हाँ, हाँ। कोल माइन्स है वहाँ पे।
तो मेरी 12th तक वहाँ पढ़ाई हुई है। फिर मैंने इंजीनियरिंग की भोपाल से। मेरी दादी वगैरह भोपाल में रहती थी, यस, लेकिन वही मैं मुझे याद था। हाँ, मैं 4 हाँ, साल भोपाल में रही ज़रूर हूँ, लेकिन मैं गर्ल्स स्कूल से पढ़ी थी। और उसके पहले मैं शिशु मंदिर में पढ़ी हुई हूँ, ठीक है। तो वो हाँ। दुपट्टे लगाना, सरसों का तेल लगाना, एकदम चंपू सी होना, टिपिकली नर्ड। मैंने IIT, AIEEE, JEE, मतलब IIT, JEE, AIEEE, CGPT, MPPT सब क्रैक किया। मैंने एडिशनल बायो लिया था। मेरे 98 के नीचे का भी मैथ्स में नहीं है, मैं आपको मार्कशीट दिखा सकती हूँ। और मेरी मम्मी गायनेक थी, मेरी मम्मी गायनेकोलॉजिस्ट। मेरी जो दादी हैं वो रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। मेरे जो नाना जी हैं वो रानी दुर्गावती के प्रिंसिपल रह चुके हैं। मेरे पिताजी ने UPSC क्लियर किया हुआ है। सब घर इतनी पर। पढ़ी लिखी फैमिली और पहुंच गए उल्लू ऐप तक। नहीं, मैं उल्लू आपके सपोर्ट में हूँ, मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं बोलूँगी। मैं अभी भी कहूँगी कि इट्स अ गुड ऐप, और मैं नमक हरामी नहीं करती। नहीं तो इतना पढ़ा लिखा बैकग्राउंड और एक्टिंग में या ग्लैमर में? नहीं, नहीं, ना ग्लैमर ना एक्टिंग के कंसर्न नहीं थे। TCS में प्लेसमेंट हुआ था, और बोरीवली में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, सेंट फ्रांसिस इंजीनियरिंग कॉलेज। तो वहाँ पे मैं ट्रेनिंग करने के लिए आई थी। तो वहाँ मुझे मिल गए मसूद मिर्ज़ा, जिन्होंने चांदनी बार लिखी थी। तो उन्होंने मुझे दिखाया, मतलब उन्होंने मुझे बताया जो मुझे नहीं पता था। उन्होंने मुझे बताया कि आप सुंदर हैं, अच्छा। जो मुझे नहीं पता थी। बहुत ईमानदारी से बता रही हूँ, क्योंकि मैं उन लोगों में से नहीं थी कि बचपन में नेल पेंट लगाएं या हाँ। लिपस्टिक लगाएं। ये मेरे कंसर्न नहीं थे। मेरा कंसर्न था स्कूल जाना, किताबें हाथ में रखना, पढ़ना, चाहे 10 किलोमीटर चलना पड़े, 15 किलोमीटर चलना पड़े। मेरा जो घर था, चिरमिरी में एक जगह है छोटी सी, बरतुंगा। मेरी ट्यूशन के लिए मुझे हर रोज़ 8 से 10 किलोमीटर चलना पड़ता था। और मेरी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ इतना था कि मैं पढ़ लूँ, क्योंकि MP में आज भी लड़का लड़की की पार्शियलिटी होती है। तो मेरे लिए पढ़ना इतना ज़रूरी था कि अगर मैं नहीं पढ़ूँगी तो मेरी पता नहीं किस आदमी से शादी कर दी जाएगी, बच्चे पैदा कर दिए जाएंगे, और मैं झाड़ू पोछा नहीं करना चाहती थी। ओके, तो तो मुझे इसलिए आ गई। नहीं, मैं यहाँ आई तो उन्होंने मुझे बताया कि आप सुंदर हैं, आप हीरोइन बन सकती हैं, आप हीरोइन बन सकती हैं। इन्होंने मेरे दिमाग में इतना फीड कर दिया। फिर उन्होंने मुझे 2-4 प्रोडक्शन हाउस में लेकर गए, मुझे 1-2 जगह मिलवाए। तो मुझे, जब मैंने बाकी लड़कियों को देखा ना, हाँ। तो मुझे लगा यार सभी तो हीरोइनें बन रही हैं, और ऐसा नहीं है कि ऐश्वर्या राय दिखती हैं। क्योंकि तो आने के बाद फिर महसूस हुआ कि यार गलती की, क्योंकि हर जगह बात कॉम्प्रोमाइज की हो रही थी। शुरू में बहुत ऑड लगता था, बहुत ऑड लगता था। लेकिन मेरे लिए लाइफ इसलिए ईजी थी क्योंकि मैं कॉलेज में एज अ प्रोफेसर पढ़ाती थी। मैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ाने लग गई थी। तो मुझे सैलरी बहुत सॉलिड मिल रही थी। तो जब मुझे कोई पूछता था ना, तो मेरे पास भुखमरी नहीं थी। तो हाँ। मुझे ना कहना बहुत आसान था। तो मुझे ये लगता था कि ये पैरासाइट्स हैं, ये खरपतवार हैं, जो अच्छा। खेतों के बीच में पल जाते हैं, जो आपको शोषण करते हैं, बट इनकी अस्तित्व नहीं होता। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो एक चीज और, अब जब आपकी इमेज वही हो गई, हुँ, अब बोल्ड हीरोइन की, बोल्ड एक्ट्रेस की, एडल्ट एक्ट्रेस की आपकी इमेज हो गई, जी बिल्कुल। अब किस निगाह से लोग देखते हैं? आप कुछ फायदा उठाने की कोशिश करते हैं? आप सुने मेरी बात। हाँ। मैं जब जेल से बाहर आई हूँ, हाँ। मुझे मेरी सोसाइटी वालों ने हम्म, वेलकम दिया। अच्छा। मुझे मेरे सारे दोस्त, मैंने जब अपना पॉडकास्ट चैनल शुरू किया, सब ने फ़ोन किया। मेरे स्पॉट दादा, जब मैं जेल में थी, वो 5 से 6 बार जेल विज़िट करके गए। चूँकि उनका मेरा ब्लड रिलेशन नहीं है, तो उन्हें अलाउ नहीं किया गया। मैं जेल के अंदर थी, मेरे दोस्तों ने पैसे दिए, एडवोकेट की फ़ी भरी। मेरे पापा 1.5 महीने बाद इन्वॉल्व हुए, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं था। फिर उन्होंने सबके पैसे दिए। ऐसा कोई नहीं है जिसने मेरा सपोर्ट ना किया हो, कोई नहीं। और मैं कहीं भी जाती हूँ, सब मुझसे एक ही बात कहते हैं, वॉरियर है यार तू, लड़कर रही है। फैमिली का रिएक्शन कैसा होता है इस इमेज को लेकर आपकी, बोल्ड, जब मैं जब वो तस्वीरें अगर उनके हाँ, सामने आ जाए दैनिक तो? भास्कर में तो बहुत चलता है ना, MP UP में फ्रंट पेज पे चल रही थी नहीं, किताबें। बोल्ड तस्वीरें हाँ, देखकर। वही बता रही हूँ। हाँ। तो चैनल वाले मेरे घर पहुँच गए। मेरे पिताजी पलंग में बैठे थे, पलंग बेड पे। मेरे पापा कहते हैं, मुझे पता मेरी बेटी गलत नहीं है। मेरे स्कूल टीचर, मेरे जय सिंह सर थे, वो पहले मुझे मैथ्स पढ़ाते थे, अब वो मेरे प्रिंसिपल बन चुके हैं। उनका इंटरव्यू है ऑन यूट्यूब। वो कहते हैं, इस लड़की को मैंने स्पोर्ट्स शूज़ के साथ सूट पहन के 2 चोटी करते देखा है, और मैंने पढ़ाया है, मुझे पता है लड़की गलत नहीं है। ऐसा कोई आदमी नहीं था जिसने मुझे जज किया हो। ओके। अचानक से 2020 में हुँ, हम जिस शोहरत की बात कर रहे थे, जिस कंट्रोवर्सी की बात कर रहे थे, अचानक से एक खबर आती है कि गहना वशिष्ठ के ऊपर की शूटिंग पर रेड गिरी, पॉर्न फिल्म की शूटिंग कर रही थी।
क्या है वो कहानी, ज़रा दर्शकों को बताइए। मैं बहुत अच्छे से बताऊंगी। हम्म, आप मेरी चार्जशीट ज़रूर पढ़ें। मैं चाहती हूँ कि मेरी चार्जशीट पूरी इंडिया पढ़े, बल्कि पूरा देश पढ़े। 4 तारीख को मैं किसी शूट पे नहीं थी, 4 फरवरी फरवरी 2021। 2021, ठीक जी, है। मैं किसी शूट पर नहीं थी। उस दिन मेरी किसी और फिल्म का म्यूज़िक लॉन्च था, तो मैं मेरे घर पे मेकअप करके रेडी हो रही थी। और जिनके यहाँ शूटिंग पे रेड पड़ी थी, वो लोग थे जो सेम केस में जिन्हें नंबरकारी बनाया गया है 1 से 5 तक। इनका ऐप अलग था, इनका शूटिंग का सेटअप अलग था। ये वो लोग थे जिन्हें ना मैं जानती थी, ना ये मुझे जानते थे पर्सनली। बाकी मैं इतनी फेमस हूँ कि मुझे सब लोग जानते हैं। सो मेरे घर में जब रेड पड़ी 4 सवा 4 बजे, 14 पुलिस वाले, जिनमें 7-8 फीमेल्स थी, बाकी जेंट्स थे। और DCBCID के हेड थे धीरज कोहली, बाकी WPC यानी वुमेन पुलिस कांस्टेबल मेरे घर आती हैं 4:30 बजे। मैं 3 दिन हाउस अरेस्ट होती हूँ। ओके। और जब मेरे घर में रेड पड़ती है तो वो अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाते हैं कि मैं धीरज कोहली हूँ, मैं DCBCID से हूँ, और आपके घर में मैंने रेड डाली हुई है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है अच्छा। फर्स्ट ग्लांस में, हाँ। कह रहे वाह मेरे घर रेड पड़ी है, क्या मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ। अच्छा। क्योंकि मुझे नहीं पता बाकियों के बारे में, बट मैं लॉ इलिटरेट थी, मुझे लॉ का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था। बट हमने फिल्मों में देखा है कि घर में उसी की रेड पड़ती है जो कोई 30 मार का होता है। तो ओके। मैं बहुत एक्साइटेड थी। सो व्हेन दे केम इनसाइड, मैंने बाकायदा उनके लिए चाय बनाई। मैंने कहा कुछ खाते पीते फिर बाकी बातें करते हैं। वो बैठे, मैंने पूछा मैटर क्या है, उन्होंने मुझे मैटर नहीं बताया। मैंने सबसे पूछा यार ये तो बता दो यार रेड किस चीज़ की है। तो मुझे मैटर नहीं बता रहे। तो मैं सिगरेट नहीं पीती हूँ, मैं हुक्का नहीं पीती, और मेरे बहुत सारे ऐब नहीं हैं। तो मैंने कहा मेरे में तो कोई ऐब नहीं, मेरे में रेट किस चीज़ की है। तो वो मुझे मैटर नहीं बता रहे थे। वो मेरा घर पूरा चेक कर रहे। मेरे घर में 3 मोबाइल थे, एक लैपटॉप था। तो मैं आईफोन यूज़ करती थी, तो मैंने उनके पासवर्ड दे दिए। उन्होंने मेरा लैपटॉप लिया। मैंने कहा लैपटॉप चलाओगे कैसे, आई मैक है, पासवर्ड तो ले लो, कुछ तो चेक करो यार, थोड़ा सा मज़ा आ रहा है। फिर रात को 11:30-12 बजे उनको मेरे घर में वो डॉक्यूमेंट्स मिल गए जो फिल्मों के अग्रीमेंट्स थे, ओके। जो कैनरन के साथ थे। और उसमें सिग्नेचर थे प्रदीप बख्शी के, और एज अ प्रोड्यूसर उनके सिग्नेचर थे। एज अ मेकर आप मुझे उन फिल्मों का, ना कि प्रोडक्शन हाउस का, उन फिल्मों का डायरेक्ट अकाउंट कर सकते हैं, क्योंकि हम फिक्स बजट पे काम करते थे तो प्रोड्यूसर तो अकाउंट नहीं होंगे। तो वो शांत हो गए। बोल्ड फिल्मों का या एडल्ट फिल्मों का? बोल्ड फिल्मों, बिल्कुल, अब बोल्ड बोल सकते हैं, आप एडल्ट भी बोल सकते हैं, आई वोंट माइंड, क्योंकि जो सच है वो सच है। और सच नहीं बदलता किसी के लिए भी, ना मेरे लिए ना किसी और के लिए। तो वो शांत हो गए, जो ऐसे भागम भागी लगी हुई थी, हम्म, सेटल हो गए, बैठ गए। तो पहला क्वेश्चन उनका, आप राज को कैसे जानते हो? तो राज मुझे, कुंद्रा। करेक्ट। तो मुझे तब समझ में आया कि कुछ भी जो मैटर हुआ है रिलेटेड टू राज है, क्योंकि मेरे लिए जो सबसे क्वेश्चन था ना वो ये था कि यार रेड किस चीज़ की है ये तो बताओ। और ये लोग नहीं बता रहे थे। देन उसके बाद इन्होंने मुझसे कहा कि आपने करोड़ों रुपए कमाए हैं, आपने लड़कियों को 20-20 हज़ार रुपए दिए हैं। तो मैंने कहा होल्ड ऑन, आई कैन शो यू माई अकाउंट स्टेटमेंट। हमें पर फिल्म के 3 लाख रुपए मिल रहे थे, और पर फिल्म जो थी हमारी वो 23 से 27 मिनट और कई बार 30 मिनट की भी होती थी। फिल्म हम ड्रैगन कैमरे पे शूट करते थे, डबल ड्रैगन। हमारे सेट पे 5 पे 6 स्काई पैनल, मतलब 1 ट्रक लाइट होती थी, 2 DOP, 2 फोकस पुलर, ट्रॉली जिमी भी होता था। लोकेशन बहुत कॉस्टली है बॉम्बे में। अगर मैं ड्रोन यूज़ कर रही हूँ तो मैं बॉम्बे में शूट नहीं कर सकती, क्योंकि बॉम्बे में ड्रोन की परमिशन नहीं है। सिर्फ हम शूटिंग समवेयर आउट, तो मुझे ट्रैवलिंग भी देनी है। स्पॉट बॉय, फूड, मेकअप, हेयर, कॉस्ट्यूम, DICC, डबिंग, साउंड डिपार्टमेंट सब होगा। तो अगर 3 लाख की फिल्म है तो आप बता दें मैं कितना कमा रही हूँ। एक यूनिट में कम से कम 45 से 50 लोग तो होते हैं। बिल्कुल। राइटर भी है, डायलॉग राइटर भी है, स्क्रीन प्ले राइटर भी है। और फिल्म में कम से कम 5 से 6 एक्टर होंगे। सॉन्ग बनेगा तो लिरिक्स राइटर होगा, सॉन्ग बनेगा, ऑडियो बनेगा, वीडियो शूट होगा उसका। तो आप मुझे बता दें कितने कमाए होंगे। तो मैक्सिमम मैंने 30,000 रुपये पर फिल्म कमाए हैं। और अगर हीरोइन हर सेल्फ इज़ आस्किंग मी कि आप मुझे 20,000 रुपये दे दें, तो अगर मेरा बजट एक हीरोइन के लिए मान लो 25,000 और 20 मांग रहे तो मैं 20 ही दूंगी, जाहिर है ना। और अगर मैं भी आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले जब कोई प्रोजेक्ट करती थी तो मुझे 5,000 रुपये पर डे भी मिला है। तो काम आपके एक्सपीरियंस पे मिलता है, और दूसरा प्रोजेक्ट के बजट पर। तो बिल्कुल। उससे ज़्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है।
और फिल्म में फिर एडिट होके बन के प्रॉपर हम उनको रॉ फाइल के साथ में प्रॉपर फिल्म एडिट जो फाइल थी, पोस्टर्स भी शूट होते थे क्योंकि हर फॉर्मेट के पोस्टर, क्योंकि हर ऐप का अलग फॉर्मेट है। इंस्टा पे मुझे डालना है तो वर्टिकल होगा, यूट्यूब पर डालना तो हॉरिजॉन्टल होगा, साइजेस होंगे 1080, 1920 मल्टीपल। तो ये सब कुछ जो बन रहा है वो 3 लाख के अंदर हो रहा है। तो आप ही मुझे बता दें कितने बने हैं। तो देवर लाइक कि नहीं 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 नहीं। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, दीज आर द स्टेटमेंट्स, अग्रीमेंट में बजट मेंशन है, यू कैन आस्क। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आपने किसी हीरोइन के साथ गलत किया है। मैंने कहा एक काम करें, ये मैंने 11 फिल्में उनके साथ की हैं, हर फिल्म के जो अग्रीमेंट है उसमें हीरोइनों के नाम लिखे हुए हैं। आप मुझे आईफोन मेरा दे दें, मैं आपको हर लड़की का नंबर आपको दे देती हूँ, आप पूछ लें। रीज़न बीइंग कि जब ये केस हुआ था तो डिजिटल पे कोई सेंसर नहीं था। तो अगर आपके घर पे दरवाज़ा नहीं है तो चोर को आने की अनुमति तो है, बिल्कुल। डिजिटल पे कोई सेंसर है नहीं। दूसरी बात, केस तब बनता जब हमने किसी को मैनिपुलेट किया होता, फोर्स करते, केस वो बनता है। हमने किसी को किया ही नहीं। तो मैंने उन्हें हर लड़की, हर लड़का, लोकेशन, मेकअप वेंडर, फूड वेंडर, सबके नंबर दे दिए। इवन मैंने उन्हें एडिटिंग स्टूडियो का नंबर दे दिया क्योंकि फाइल जेन्युइनली मेल हो रही है, वी ट्रांसफ़र से आ रही है ना, सब कुछ दे दिया। मैंने इन्हें ईमेल आईडी दे दी, सब दे दी। उसके बाद ये मुझसे कहते मैम ये सब तो ठीक है, ये बताओ आपके राज के रिलेशन कैसे थे। मैंने कहा देखिए राज बहुत अच्छा आदमी है। तो ये फिल्में बना के आप राज कुंद्रा को देती थी? हम क्या करते थे, हम फिल्में बनाते थे, फिल्में हाँ। शूट हो गई, हाँ, ठीक है। हाँ। और मैं सिर्फ अकेली डायरेक्टर नहीं थी उनके प्लेटफॉर्म पे, 27 से 30 डायरेक्टर। उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या था? हॉट शॉट्स। हॉट शॉट्स। ओके। सो 27 से 30 डायरेक्टर्स थे उस पर्टिकुलरली प्लेटफॉर्म पे, और सभी लोग फिल्में बनाते थे। और हर फिल्म में 6 से 7 हीरोइन होती थी। कुछ फिल्मों में तो मैं भी हीरोइन हूँ, बट मैंने कभी टॉपलेस नहीं किया, कभी नहीं। मतलब एनीबडी कैन तो चेक। इन फिल्मों में, हॉट शॉट्स पे जो फिल्में बनती थी उनमें टॉपलेस होते थे? मैंने कभी नहीं किया, बाकी लोगों जिन्होंने ने किया किया? उन्होंने किया। मतलब दूसरे प्रोड्यूसरों की फिल्मों में टॉपलेस हैं, हाँ। मेरे प्रोजेक्ट में टॉपलेस नहीं है क्योंकि मेरे 2.1 मिलियन फॉलोवर्स थे। तो अगर मुझे 3 लाख रुपए पर फिल्म के मिल रहे हैं, 2.1 मिलियन मतलब 21 लाख। मेरे फेसबुक पे आज 3 मिलियन है, उस समय पर 7 मिलियन थे। तो अगर मैं कहूँ 9 लाख, सॉरी 90 लाख हो गए थे, 21 लाख, हाँ। सब जो भी हुआ क्वेश्चन, हाँ। जो भी हुआ 9 लाख 8 लाख जो भी, अगर उसमें से 1000 लोग भी आते हैं और 300 रुपये पर फिल्म ये दिखा रहे हैं, तो 300 इंटू 1000 कितना होता है? 3 लाख रुपए, है ना। तो 21 लाख 50 लाख लोगों में 1000 लोग तो आ ही जाएंगे। तो अगर मुझे कोई कास्ट कर रहा है उसकी फिल्मों की रिकवरी सेफ है, तो अगर किसी मेकर की फिल्मों की रिकवरी सेफ है तो वो कपड़े उतारने से ज़्यादा प्रेफर करेगा कि वो लड़की उसकी फिल्म में एक्ट करे। करेक्ट है। सेकंड पॉइंट पे हम आते हैं। सो मैंने इनको सबके नंबर दे दिए। तो बोलते ये सब तो ठीक है, लेट्स कम टू अ पॉइंट कि हमें केस नहीं बनाना है गहना। मैंने कहा ठीक है जी। ये रात को 2:30 बजे हम बात कर रहे हैं, 4 फरवरी 2021 रात को 2:30 बजे, जो कि अब 5 तारीख को काउंट करें तो भी आप रात के 2:30 बजे काउंट कर लें। मुझसे कहते हैं राज के साथ कैसे रिलेशन थे। मैंने कहा जैसे हर आर्टिस्ट के ऐप के ओनर के साथ होते हैं, और आप मेरे मोबाइल चेक कर लें, मेरी उनसे कभी कोई बात नहीं हुई है, मेरी उनके साथ कोई चैट नहीं है। हम उमेश कामत के थ्रू बातें करते थे। तो बोले हैज़ ही एवर फोर्स्ड यू। मैंने कहा जब कनेक्शन ही नहीं है, बोले कभी मिली है। मैंने कहा मैं एक बार मिली हूँ उनसे 13 जनवरी 2021 को ग्रैंडुअर टावर में इन्होंने ऑफिस खोली थी शाम को 4:30 बजे। और हम लोग क्यों गए थे मिलने के लिए, हम मतलब उमेश कामत मैं दोनों साथ में गए थे क्योंकि एक नया ऐप खोल रहे थे JL लाइव, जल्दी लाइव, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर शिल्पा शेट्टी थी। तो इन्होंने फ्लिन को भी बुला लिया। तो अभी हम 5 लोग हैं। हम ऑटो में तो आएंगे नहीं, हमारे घर के नीचे कैब चलती नहीं, हम लोखंडवाला वाले लोग हैं, हम टाउन वाले लोग तो हैं नहीं। तो 2 ऑटो इन्होंने बुक किए। एक ऑटो में मैं, फातिमा और एक और पुलिस मतलब बैठी जो फीमेल थी, योगिता नाम था उनका, योगिता पाटिल। दूसरे ऑटो में शिव बैठे जो कि पुलिस कांस्टेबल थे, और फ्लिन बैठा। हम लोग पहुँचे इन्फिनिटी मॉल पे। वहाँ से हमने नीली पीली वाली टैक्सी बुक की और हम चले गए DCB CID ऑफिस। हम पहुँचते हैं 1:30-2 बजे के आसपास। तो मुझे सेपरेट रूम में रखा गया और ये लोगों को सेपरेट रूम में रखा गया। मुझे नहीं पता है कि कोई रेड हुई है, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं, और इन्हें भी नहीं पता है कि मुझे उठाया गया है या इन्होंने मेरा नाम लिया है, मुझे नहीं पता।
तो खाना ना हमें पूछा गया, हम बैठे हुए हैं। तो बाहर मैं निकली वॉशरूम जाने को, तो उसमें से एक दो लोग मुझे दिख गए। तो वो लोग, हे हाय गहना। मैंने कहा हाय, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि ये इतना सीरियस होने वाला है, ओके। एंड मैं उन चीज़ों को बहुत लाइट ले रही थी। फिर वो मुझे उन्होंने मुझे डांटा, यू कैन नॉट इंटरैक्ट विद दीज पीपल। मैंने कहा फेयर इनफ, कोई दिक्कत नहीं, मैं अंदर बैठती हूँ। दिन भर मुझ पे प्रेशर डाला गया कि यू हैव टू पुट एलिगेशंस अगेंस्ट ऑन राज, राज। हाँ। मैंने कहा मैं तो नहीं करूँगी, नहीं वो करूँगी। कौन लोग थे? अभी आपने कहा, मैं नाम भी बता सकती हूँ। ये DCBCID वाले, सारा स्टाफ अच्छा। DCBCID वाले जो भी थे। फिर वो वहाँ पे ग्रेजुअली कुछ मीडिया वाले आ गए, जिसमें से एक बंदा होता था शिवा करके, बहुत सारे मीडिया वाले, थोड़े थोड़े लोग बाहर आके बैठे थे। तो मुझे पीछे के गेट से उतारा गया और बोला गया कि जहाँ पे DCBCID का ऑफिस है वहाँ ब्रिज है, ब्रिज के ऑपोजिट में मस्जिद है, मस्जिद के बगल में एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, बोला जाके वहाँ से कुछ खा पी कर आ जाओ। अच्छा, चूँकि मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल ऑफेंडर नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता कि भागा भी जाता है या प्री बेल ली जाती है, जिसे हम एंटिसिपेटरी बेल कहते हैं। महफिल वहाँ जाके आराम से रबड़ी और पराठे खा रहे हैं, हम चिल्ड हैं, कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग वहाँ से वापस आते हैं 7, साढ़े 7 बजे। जब इन जो 5 लोग अरेस्ट हुए थे, इन्हें आज़ाद मैदान वाली जेल में लेके चले गए। हम दोनों आते हैं और हमसे पूछते क्या डिसाइड किया। मैंने कहा मैं नहीं फंसाऊँगी, अच्छा। मैं किसी को नहीं फंसाऊँगी, मैंने जीवन में किसी का नाम नहीं लेना। 2 वजह हैं, एक तो वो आदमी मेरे साथ गलत नहीं है, दूसरी बात जो गलत नहीं है, मैं अपने आप को बचाने के लिए मैं ये कुकर्म करूँगी ही नहीं, मैं अपने कर्म नहीं ख़राब करूँगी। वो मुझे वापस भेज देते हैं, मैं 9, साढ़े 9 तक घर आती हूँ, मेरे पास ना फ़ोन है ना कुछ है। मैं रात को अपने घर में चली जाती हूँ, फिर ब्रह्मा जाने कहाँ चला जाता है। वो विचित्र आदमी था। फिर अगले दिन सुबह मैं तब भी भाग सकती थी, बट नहीं आया मेरे दिमाग में। अगले दिन सुबह 9, साढ़े 9, 10 बजे फ़्लिन को फ़ोन किया होगा इन लोगों ने, तो अगेन मैं फ़्लिन जाते हैं। ये बात कब की मैं कर रही हूँ, 6 फरवरी 2021 की। तो हम लोग वहाँ पहुँचते हैं। अगेन हमें दिन भर डराया जाता है, दिन भर, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू टेक हिज नेम। मैंने कहा मैं नहीं लूँगी, एंड मैं डायबिटिक हूँ। तो 6:30, 7 बजे मुझसे कहते हैं कि मैम आप बता दो, नहीं तो हम आपके लिए इंसुलिन वगैरह मंगा रहे हैं। तो मैं डर गई, लिटरली मैं वहाँ डरी और मेरी फट गई। मैंने कहा यार ये क्या हो गया मेरे साथ। बट फिर फाइनली मुझको इन्होंने पेपर जो भी साइन करा है, मुझे मराठी नहीं आती पढ़ने, आई एम फ्रॉम MP, और हर भाषा की अपनी एक आइडेंटिटी है, बट मेरा सर्किल नहीं है, इसलिए मुझे वो भाषा नहीं आती। मुझसे किसी पेपर पे साइन कराया गया और रात को मुझे आज़ाद मैदान में भेजा गया। जब मैं वहाँ पहुँची तो वो 5 जो लोग थे सेट पे, वो मुझे वहाँ मिले, और भी लोग मिले। रात को हमने वहाँ टाइम स्पेंड किया जैसे तैसे। सुबह 7 फरवरी 2021 को मैं किला कोर्ट पे पहुँचती हूँ, वहाँ पूरी मीडिया है, एंटायर मीडिया वाज देयर, एंटायर। तो मुझसे जज पूछते हैं कि आपको कुछ कहना है? मुझे मालूम ही नहीं मुझे क्या कहना है, क्योंकि आपको पता हो तो आप कुछ कहो ना। बिल्कुल। और जाने के पहले पुलिस आपको इतना डरा चुकी होती है ना, यू कैन नॉट से एनीथिंग, ये गड़बड़ हो जाएगी, वो गड़बड़ हो जाएगी। और मेरे पास एडवोकेट नहीं था, मुझे घर वालों को फ़ोन नहीं करने दिया गया, मुझे किसी को कांटेक्ट नहीं करने दिया गया, तो मुझे पता ही नहीं, मैं चुप खड़ी हूँ। उन 5 लोगों के बाद 6वीं नंबरकारी मुझे बना दिया जाता है और हम शाम को वापस आते हैं। पुलिस कह रहा है अरे चिल, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये वो ऐसे बातें चल रही हैं ग्रेजुअली। ये बात है 7 फरवरी 2021 की, ठीक है। मुझ पे क्या सेक्शन लगे मैं आपको वो भी बता देती हूँ। 292, 293, 6E ये शो करते हैं कि आप ऑब्सीन कंटेंट प्रोड्यूस एंड डायरेक्ट करते हो। ओके। 354 विच सेज कि आप लड़कियों को गलत तरीके से प्रदर्शित कर रहे हैं, ओके। ठीक है। हाँ। ये मुझ पे सेक्शंस लग गए। अब उसके बाद इन्हें मालूम था कि डिजिटल पे कोई सेंसर है नहीं, केस नहीं स्टैंड करेगा। हाँ। ना करके अगर लोअर कोर्ट पे बेल ना हुई तो सेशंस पे तो हो ही जाएगी, बहुत नहीं तो हाई कोर्ट पे हो जाएगी, केस होल्ड नहीं करता। दूसरी बात, मैं सेट पर नहीं मिली हूँ, मेरे खिलाफ कोई कंटेंट नहीं मिला है। डिजिटल पे जो कंटेंट है वो टॉपलेस नहीं है, पॉर्न नहीं है, मैं तो निकल जाऊँगी। अब ये लोग सेम फॉर्मेट जो गहना को प्रेशर डाल रहे थे कि तुम नहीं करोगी, बेसिकली ये गेम था विक्टिम और अक्यूज़ का। अगर आप विक्टिम नहीं बनेंगे तो आपको एक्यूज़ बना दिया जाएगा। सेम चीज़ इन्होंने हर लड़की को फ़ोन किया। दे अच्छा। कॉल्ड ईच एंड एवरी फीमेल। जो नंबर आपने दिए थे। मैं जो मैंने आपको याद है, मैंने कहा था मुझे हाँ। नहीं पता था कि मैं अपनी कब्र खोद रही हूँ। ये वहीं की लाइन है ये।
इन्होंने हर लड़की को फ़ोन किया। सभी लड़कियों ने कहा कि नहीं, गहना ने कभी फोर्स नहीं किया। हमने 20 मांगे, 20 दिया, और सबको मैं सेम डे, मतलब अगर मेरा शूट 9 बजे से है तो मैं पैकअप अगर 7 बजे करी, 8 बजे करी, तो पैकअप के पहले मैं पे करती हूँ। मैंने जीवन में कभी किसी के 1 रुपये नहीं रखे, और मैं कभी रखती भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है बॉम्बे में या कहीं भी दुनिया में पैसे चाहिए, और आप काम बिल्कुल कर रहे हैं पैसों के लिए। बिल्कुल। तो सब ने कहा कि नहीं, हमारे साथ गहना ने कुछ नहीं किया। उन्हें एक लड़की मिल गई पूरे मैटर के बीच में, जिसके पिताजी किसी रेस्टोरेंट में कोई जॉब करते होंगे, जो मुझे नहीं पता। मेरी उसकी बाकायदा चैट है कि बेटा बोल्ड मत करो, तुम्हारा फेस अच्छा है, तुम सुंदर हो, डोंट डू बोल्ड। एंड मेरे शूट जब मैं अरेस्ट हुई हूँ ना, उसके 5 से 6 दिन पहले इसने उन लोगों के साथ शूट कर लिया था जो सेट पर अरेस्ट हुए थे, एंड उसने प्रॉपर पॉन किया था, ओ प्रॉपर पॉन, XXX, थ्रीसम चल रहा है, मेकआउट सीन चल रहा है, उसने सब किया हुआ है। ये लोग को मिल गई, और जो शूट पे अरेस्ट हुए थे उनके पास डेटा इन्हें मिल गया था, तो इनको ब्लैकमेल करने के लिए वो लड़की ज़बरदस्त मिल गई। उसको 24 से 48 घंटे ज़बरदस्ती पुलिस में रखा गया। शी वॉज देयर, क्योंकि और भी लोग थे जो सामने नाम नहीं आया, बट वो वहाँ पे थे, तो उन्होंने मुझे बताया। किसी तरीके से लोग उसको कन्विंस कर लिया, और इसने लगा दिया कि उसका रेप हुआ है मेरे सेट पर। मैं समझती हूँ हर लड़की की मजबूरी होती है। आज भी चूँकि उस लड़की ने मुझ पे रेप केस लगाया, मैं आज भी उसके लिए बुरा नहीं बोलती। मेरे मुँह से उसके लिए कभी गलत नहीं निकलता, किसी भी कंडीशन में। हम अरेस्टेड हैं 13 फरवरी, 7 को मैं कोर्ट में खड़ी हुई हूँ, 4 को हाउस अरेस्ट है। 13 फरवरी जब मैं अंदर हूँ, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। 13 फरवरी को मेरे अगेंस्ट केस रजिस्टर होता है मालवानी 5 नंबर पे। लड़की कहती है उसका गैंग रेप हुआ है, 376D लगता है हम पर। लग गया, हमें तो कुछ नहीं पता, बाहर चल रहा जो भी ड्रामा वामा। अब उसके बाद 17 फरवरी को मुझे जुडिशियल कस्टडी होती है। बाहर क्या हुआ हमें नहीं पता, फ़ोन है नहीं। 17 फरवरी 2021 को शाम को 5:30 बजे मैं बायकला जेल पहुंचती हूँ। वहाँ मैं पहुंचती हूँ, अलग ही हवा चल रहा है, क्योंकि न्यूज़ में तो आ ही रहा है। तो मैं ऑलरेडी टूटी हुई थी, तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं झगड़ा करूँ, बहस करूँ, फिर भी मेरी बहस हो गई। 18 फरवरी को सुबह 8:30 बजे मालवानी पुलिस स्टेशन से 3 लोग आते हैं, हमें उठाते हैं। हमें मतलब मैं, रोवा खान जो सेट पर अरेस्ट हुई थी, उसका पति दीपांकर खसनविस जो उस ऐप का ओनर है, हॉटहेड का। दूसरी एक जेल है वहाँ पास में, बायकला के पास में, अर्थर रोड। आर्थर रोड। हम वहाँ से उठाते हैं और हमें लेके जाते हैं मालवानी 5 नंबर। ये बात है सैटरडे की, अब डेट चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैं इंसिडेंट बताऊंगी तो आपको क्लियर होगा। मैं वहाँ पहुँचती हूँ, मुझे अनीता कदम नाम की मैम मिलती हैं जो 3 स्टार थी। मुझ पर चिल्लाती हैं, तुमने रेप किया है। मुझे पता ही नहीं मैटर क्या है। बोलती है कोऑर्डिनेटर्स कौन था, कोऑर्डिनेटर्स कौन थे। मैंने कहा नाम है इनके, उसने बहुत सारे लोगों के नाम लिखे, उसने लिखा 17 लोगों ने उसका रेप किया, लड़की ने कहा। तो मैंने कहा जो नाम है ये कोऑर्डिनेटर्स थे मेरे सेट पर, कुछ सूरत में थे, कुछ कहीं थे, बट उसने नाम लिखे हैं। तो कह रही कहाँ रहते हैं। मैंने कहा मुझे नहीं पता है, किसी को भी मुझे नहीं लगता किसी भी प्रोड्यूसर को पता होगा कि उनका हाँ, कोऑर्डिनेटर कहाँ रहता कोऑर्डिनेटर है। कहाँ रहता है, बिल्कुल। एंड दूसरी बात, बॉम्बे में 11 महीने में सबके एड्रेस बदल जाते हैं। नेचर अच्छा हो तो 22 महीने चल जाते हैं। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता है। तो मुझ पर उन्होंने चिल्लाया। मैंने कहा मैम देखो चिल्लाओ मत, जो मैंने नहीं किया है नहीं किया है, चुप हूँ, गलत नहीं हूँ। तो सैटरडे का दिन हमको बोरीवली उसमें लेके गए, पुलिस कस्टडी में, जहाँ हम रुके थे। बहुत गंदा, बहुत गंदा, मतलब अनबिलीवेबली गंदा। टॉयलेट बाहर आ रही है, मच्छर काट रहे हैं, ज़मीन पे लोग सोए हैं, पता नहीं क्या अफलातून बना हुआ है। उसके बाद अगला दिन संडे है, तो हमको संडे कोर्ट में लेके जाया जाता है, जो कि स्पेशल कोर्ट है। तो मुझे पुलिस वाले कह देते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं कहना है, तुम्हें बस ये बताना है कि पुलिस कस्टडी में बाथरूम में पानी आ रहा है, ये आ रहा वो आ रहा। हम गुमराह हो जाते हैं। मुझसे जज पूछते हैं कि डू यू विश टू से समथिंग। मैं कहती हूँ सर वहाँ टॉयलेट साफ़ नहीं है। मतलब इमेजिन हाउ स्टूपिड आई वॉज कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली टू स्पीक टू आवर जज, और मैं वहाँ कह रही हूँ कि बाथरूम साफ़ नहीं है। इतना ज़्यादा दिमाग से गेम खेला जाता है। तो मुझे जज कहते हैं हम करवाएंगे क्या। मैं कहती हूँ सॉरी सर, पता ही नहीं है। मैं बाहर आती हूँ, मेरे पास कोई एडवोकेट नहीं है। हम लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पे चौगड्डा टाइप का पेड़ है चारों साइड पे। तो एक एडवोकेट आते हैं, सुनील कुमार, और जगुआर से आते हैं। 17-18 उनके असिस्टेंट्स हैं।
वो कहते गहना आई हैंडल योर केस। मैं कहती हूँ सर आप कौन है और आपकी क्या फ़ी है? तो बोलते हैं डोंट वरी अबाउट फ़ी, जब तुम निकलोगी तो बाहर आके दे देना। मैंने कहा सर मुझे अभी बताओ, अगर मेरी औकात में नहीं होगा तो मैं चूरन नहीं दूंगी। कि मैं कितनी भी ज़रूरत में हूँ वो बात अलग है, झूठ बोल के नहीं। मैं दे सकती हूँ तो ही मैं आपको हाँ कहूँगी। आप सोचो मैं एडवोकेट हूँ तो भी मेरे मुंह से ये निकल रहा है, कितनी सही होंगी मैं। वो कहते हैं ये अमाउंट, मैंने कहा डन सर, इतने पैसे हैं मेरे पास। फिर वो मुझसे वकालतनामा साइन कराते हैं और हम लोग आते हैं मालवानी पुलिस चौकी। संडे की बात है ये। मुझे वो लड़की मिलती है जिसने मुझ पर रेप केस किया है। मैं उससे पूछती हूँ बच्चा आप ठीक हो, क्योंकि मुझे नहीं पता है किसने लगाया। बोलते हाँ मैम मैं ठीक हूँ। मैंने कहा देखो कोई भी तुम्हें डराए डोंट वरी, हमेशा अच्छे लोग ही अच्छे होते हैं। वो कहती नहीं मैम मैं ठीक हूँ। हम जाते हैं, हमें 3rd फ्लोर पे अर्जुन, मुझे पूरा नाम नहीं याद है, ही वॉज 3 स्टार, अर्जुन सर ऊपर बुलाते हैं। मैं जब वहाँ पहुँचती हूँ तो मैं सर बताओ ना किस, अच्छा चप्पल नहीं पहन रखी हमने, सूट अजीब से, आंखों के नीचे डार्क सर्कल, हालत एकदम ख़राब। मैं बैठी हूँ, मैं पूछती हूँ किसने केस किया तो बताओ। उस लड़की को ज़बरदस्ती 2 वुमन पुलिस कांस्टेबल लेकर आती, मेरे बगल में बैठाती, बोलती इसका रेप हुआ है। मैं कहती बच्चे तेरा रेप कब हुआ यार? हम तो शूट से लाइव जा रहे हैं, हम इंस्टा लाइव कर रहे हैं, हम नाच रहे हैं और सारे सारे फुटेज आज भी डिजिटल पर अवेलेबल है, कोई भी चीज़ हटाई नहीं गई है। तो कहती है मैम मुझे प्रेशर डाला जा रहा है, तो भाग के जाती है, फिर उसे उठा के लाते हैं। मैं कहती एक काम करो सर, ये सारी चीज़ें ना अर्जुन सर के मोबाइल पर रिकॉर्ड हो रही हैं। मैं कहती हूँ सर एक काम करो, जैसे आप उसकी और मेरी चैट पढ़ लो, जस्ट रीड आवर चैट, जहाँ पे आई हैव बिन सेइंग हर, कुछ भी हो जाए बोल्ड मत करना, शक्ल अच्छी है, सुंदर है यार तू, मत करना मत करना, पढ़ लेना आप। एंड इवन उसने मेरे साथ एक शूट किया है तो उसने हर बार लिखा है थैंक यू मैम, इट वाज लवली वर्किंग विद यू। एंड वो जो फुटेज है मेरे शूट के वो ऑलरेडी DCP CID के पास है, नहीं होंगे तो मैं आपको मेरे DOP और एडिटर का नंबर देती हूँ, आप पूरा फुटेज चेक कर लो। 2-2 टेराबाइट शूट हो रहा है, 3-3 टेराबाइट शूट हो रहा है, क्योंकि हम ड्रैगन पे शूट कर रहे हैं, हम रॉ पे शूट कर रहे हैं, ठीक है, हम S-Log पे शूट कर रहे हैं। और शूट के टाइम पे बैकड्रॉप पे सारी आप चिल्ला रहे हो या प्यार से बात करो, आप हंस रहे हो, सब कुछ रिकॉर्ड होता है, आप वो चेक कर लो। अगर आपको लगे कि हमने ऑब्ससीनिटी को सपोर्ट किया है, मैनिपुलेट किया है, आप अरेस्ट कर लो, बट चेक तो करो। तो वो लड़की फिर भागने की कोशिश, उसको ज़बरदस्ती बैठा के, उसको मतलब किसी ने कुछ नहीं सुना, आपको उठा के जेल में डाल दिया? किसी की कुछ नहीं सुनी। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, अगर आपको लगे कि मेरी बातें गलत हैं तो 4 फैक्ट आप चेक कर लें। आप लोगों को बोला गया कि हम सेट पे मिले हैं, मेरी चार्जशीट ये कहती है कि मैं खुद आई हूँ पुलिस के पास, मेरी चार्जशीट में लिखा है कि मैं खुद पुलिस के पास आई और मैंने कहा मैंने फिल्में बनाई हैं, ट्रू नहीं है। सेकेंड, अगर मैं 4 तारीख को सेट पे मिली होती तो मुझे 7 तारीख को क्यों कोर्ट में खड़ा किया गया? जब बाकी 5 लोगों को 5 तारीख को खड़ा करें तो मैं 7 तारीख को क्यों कोर्ट में आ रही हूँ? ठीक है। तीसरी चीज़, गूगल से यू कैन नॉट अनगूगल एनीथिंग। तो अगर मैंने पॉर्न फिल्म बनाई है तो क्यों गूगल पे कुछ नहीं है? ठीक है। चौथी चीज़, अगर लड़की का गैंग रेप हुआ है तो मैं क्यों अकेले अरेस्ट हुई थी, लड़के क्यों अरेस्ट नहीं हुए? अगर ऐसा, तो ये राज कुंद्रा के पीछे क्यों पड़े? ये मुझे नहीं पता। मेरी राज से उसके बाद कई बार बात हुई। आई जेन्युइनली ट्राइड टू नो कि एजेंडा क्या है, मुझे बताओ तो सही यार। देखो मैं नहीं कहती कौन सही कौन गलत, बट एटलीस्ट वजह तो पता हो। जो ज़िंदगी के झंड हो गए हैं, मैं जेल होकर आ गई हूँ, कितने केसेस 80-90 दिन जेल में रही ना आप? हाँ, मैं पुलिस कस्टडी को अगर आप मिला दें तो मैं 112 दिन थी, पुलिस कस्टडी को अगर आप हटा दें तो मैं 80 दिन जेल में हूँ, मैं क्वारंटाइन सेंटर में हूँ, मैं इंद्रानी मुखर्जी के साथ हूँ, मैं JG हॉस्पिटल में हूँ। मेरी दुर्दशा हो गई, मेरी 650-700 मेरी शुगर है, इंसुलिन हमेशा अवेलेबल नहीं है। तो मुझे एटलीस्ट वजह तो बता दें कि जो ये कर्मकांड हुए हैं मेरी तो आपको ज़िंदगी। लग रहा है कि ये राज कुंद्रा भी पकड़े गए, जेल गए, बिल्कुल, वो गलत अरेस्ट, उनके साथ भी गलत हुआ है? देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, सही गलत का हक मैं नहीं रखती, वो मेरा हक नहीं आता, ना तो मेरे उसमें पावर है। लेकिन मैं यही कहूँगी, विश्वास माने, वो बंदे से मेरा कोई लेना देना नहीं, उन्होंने मुझे कभी 1 रुपया अलग से नहीं दिए, ना उन्होंने मेरे लिए एडवोकेट किया, ना उन्होंने मेरे लिए कभी कुछ किया। लेकिन अगर वो आदमी गलत नहीं है तो गलत नहीं है, और किसी के सपोर्ट करने के लिए कोई कीमत नहीं होती। तो जो आदमी गलत नहीं है उसके लिए मैं पैसे नहीं लूँगी, उसके लिए अच्छा बोलने के लिए। गए ना, जेल में रहीं आप इतने टाइम,
वहाँ पे लोगों का कैसा रवैया था? क्योंकि लोगों को पता तो चल ही जाता, और देखिए ये हमारे समाज की कहें या हर जगह की, कि एक बार होता है ना कि यार ये पॉर्न केस में पकड़ी गई है, तो लोग कुछ एक्सपेक्ट करने लगे हैं, कुछ कुछ नो गंदे सोच शुरू कर देते हैं। मैं आपको बहुत ईमानदारी से बताऊंगी हाँ, एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ। सो जब हम पहली बार गए तो सिर्फ रात भर रुके थे, तो उस दिन जो सो हुआ हो गया। जब मैं दोबारा गई ना अरेस्ट होकर के, जेल में। मैं 25 को गई थी, आई गेस 25 फरवरी को, हाँ, क्योंकि मेरी 14 और 8 दिन की पीसी ही मैंने खेला। हाँ, तो वहाँ ना लड़कियाँ खड़ी थीं, सबके हाथ में न्यूज़पेपर थे, हाँ, टॉप न्यूज़पेपर, नव भारत टाइम्स, HT, हाँ, मिड डे, हाँ, सबके कवर पेज पे थी मैं। हाँ, मैंने जब वो मुझे मीडिया ने कवर किया था 7 फरवरी को, तो मैंने सबको कहा था मैं वापस आऊँगी, हाँ, मैं गलत नहीं हूँ। हाँ, तो वो फ़ोटोज़ थी हर जगह कि मैं सूट पहनी हूँ, मेरे कंधे पे चादर है। तो वो सब एक्साइटेड थी। हाँ। उसमें से एक लड़की दौड़ कर आती है, वो कहती है मैं आपके लिए काम करूँगी। मैंने कहा क्या काम करना होता है? बोली मैं आपके लिए बिस्तर लगा दूँगी, आप जो खाना खाएँगी मैं आपके बर्तन धो दूँगी, मैं आपके कपड़े धो दूँगी। मैंने कहा बाबा मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। तो बोली मुझे मालूम है पैसे आ जाएंगे। मैंने कहा वाह। मैं अंदर गई, मैं दिन भर लोगों से घिरी रहती थी। विश्वास माने इंद्रानी मुखर्जी पे जो भी एलिगेशन हो, उन्होंने मेरा माँ की तरह ख्याल रखा है। उनके पास अगर 2 एप्पल होते थे तो वो 1 एप्पल मुझे देती थी। उन्होंने मुझे एकदम बच्चे की तरह रखा। वहाँ सुधा भारद्वाज अरेस्टेड थी, जो भीमा कोरेगांव मैटर में थी। जब मेरी चार्जशीट आई, चूँकि मुझे मराठी नहीं आती, उन्होंने मेरी चार्जशीट पढ़ी, सब कुछ किया। उन्होंने बाकायदा हाई कोर्ट में लिख के भेजा कि ये लड़की इनोसेंट है। मुझे इंद्रानी का एडवोकेट था सुदीप पास बोला, उसने मुझे उनसे कनेक्ट करवाया, अनिकेत निकम से कनेक्ट करवाया। यू टॉक। मेरी चार्जशीट सब ने पढ़ी, सब ने, और सबका एक ही कहना था, गहना तू निकल जाएगी। तो इंद्रानी मुखर्जी कभी अपने केस के बारे में बात करती थी आपसे? मैं एक्चुअली बताऊं, जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे नहीं पता था शीना बोरा वाला मैटर। हाँ, बट जब हम लोग अंदर जाते हैं तो फाइल सामने रखी हुई है इंद्रानी मुखर्जी वाली, हाँ, एंड लोगों को बताता है इन्होंने अपनी बेटी को किया, ये किया, वो किया। तो मैंने इंद्रानी से सामने से कुछ नहीं पूछा, हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अभी मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ जहाँ मैं सवाल करूँ। तो उन्होंने मुझे खुद ही बताया कि उन्होंने अपनी बेटी का कत्ल नहीं किया है, उनकी बेटी कहीं नाराज़ है, कहीं चली गई है, एंड शील बी बैक वन डे, ऐसा उनका स्टेटमेंट था। और शी वॉज़ गुड टू मी, तो मेरा सवाल उठाने का बनता नहीं था। हाँ, हाँ, तो लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताऊं, वो मुझे नहीं पता हाउ फैक्चुअल इट वाज और क्या था, बट वो मुझसे हमेशा कहती थी कि पीटर मुखर्जी का कॉल आया है, पीटर मुखर्जी से बात हुई है। तो जब मैं बाहर आई तो मैंने पूरा मैटर पढ़ा, तब मुझे पता चला कि पीटर और उनका तलाक तो 2017 में ही हो गया था, व्हेन दे वर इन जेल। तो मुझे बुरा लगा कि आपने मुझसे झूठ बोला, और मुझे बुरा इसलिए लगा कि मैंने आप पे भरोसा किया। बट अदरवाइज़ जब हम क्वारंटाइन में थे, वो मेरे लिए झगड़ भी लेती थी, क्योंकि वो सीनियर थी ना, हाँ, हाँ, हाँ। और मेरे लिए स्टैंड भी ले लेती थी। किसी चीज़ की कमी हो तो मेरा ख्याल भी रख लेती थी। तो ओके। जब तक मैं वहाँ थी उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। जेल से आने के बाद राज कुंद्रा से मुलाकात हुई नहीं, आपकी? कभी बिल्कुल नहीं? नहीं। वो भी जब जेल गए उसके बाद भी मुलाकात आपकी नहीं हुई है? नहीं, नहीं, मैं क्या हुआ जब या मैं बातचीत फ़ोन पे? मेरी उनसे बात हुई थी, जब वो जेल से बाहर आए। तो जब वो जेल से बाहर आए ना, तो मुझे लोगों जब वो अरेस्ट हुए 19 जुलाई 2021 को, तो 8:30-9 बजे अरेस्ट हुए। मीडिया में 10 साढ़े 10 तक खबर फैल गई थी। मैं बैक रोड वाले मेरे घर पर थी, जिस पे पा चुके हैं। हाँ, मुझे मीडिया के कॉल आने शुरू हो गए, राज गॉट अरेस्टेड, राज गॉट अरेस्टेड। मैं डर गई। मैंने कहा यार अब तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि जब राज अरेस्ट हो सकता है तो फिर तो कोई भी अरेस्ट हो सकता है। और मैं ये समझ चुकी थी कि पुलिस के पास इतना पावर है कि आप गलत हो ना हो, वो अरेस्ट कर लेते हैं, आपको अंडर ट्रायल अक्यूज़ बना देते हैं। जब केस खुलेगा, जब लड़ेंगे, जो होगा सो होगा। पर जब तक आप एक अंडर ट्रायल अक्यूज़ हैं, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, आपसे कोई नहीं पूछता। सिर्फ वहाँ एक ही लड़ाई होती है, बेल मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। आप शरीफ है, नहीं है, कोई नहीं पूछता। आप जज को बताने की भी कोशिश करें ना कि मैंने नहीं किया, जज को सुनना ही नहीं है, हम आपको बेल देंगे या नहीं देंगे, यही बात है। तो मुझे समझ में आ गया था कि भाई कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। मैंने तुरंत लगेज उठाई, मैं ललित होटल थी अंधेरी ईस्ट में, मैंने जाके चेक इन कर लिया। मैंने कहा मैं तो नहीं मिल रही, और मुझे मालूम था कि कल सुबह मुझे मीडिया घेरने वाली है। तो सेकंड डे से ABP मृत्युंजय वगैरह सबके मुझे कॉल आए, बाइट दो। मैंने हमेशा एक ही बात कही कि वो आदमी गलत नहीं है। तो व्हेन ही केम आउट, उनका मुझे कॉल आया, एंड इवन मेरी शिल्पा से भी बात हुई। दे लिटरली, मतलब दे वर लाइक थैंक यू गहना, इसलिए नहीं कि तुमने सपोर्ट किया, इसलिए कि तुमने झूठ नहीं बोला।
क्योंकि मैंने झूठ नहीं बोला। उन्होंने मेरे साथ सच में कभी गलत नहीं किया था, जो नहीं किया था। मुलाकात कभी नहीं हुई मेरी। फिर जब इनकी फ़िल्म आई थी यूटी 69, तो इसका प्रीमियर था पीवीआर में, तो मैं वहाँ गई थी, तब मेरी उनसे मुलाकात हुई। फिर सेम फिल्म का प्रीमियर इनऑर्बिट मॉल में था, तो वहाँ पर वो आए थे, तब मेरी उनसे मुलाकात हुई। उसके अलावा मेरी उनसे कभी कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई नहीं। और मैं मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बन रही हूँ। मैं नहीं हूँ उनमें से। नहीं, मैं आपको वैसे भी पहले से जानता हूँ, कई बार मुलाकात हो चुकी, हम पहले भी इंटरव्यू कर चुके हैं। मैं बहुत तो ग्राउंडेड उतना तो हूँ। मैं भी, हाँ, थोड़ा सा मैं तो जनरल बात कर रहा था, पूछ रहा था कि लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं या नहीं। नहीं नहीं मैं आपको नहीं, बिल्कुल जज नहीं कर रहा मैं था। कहीं भी जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, मुझे हर इंसान कहते हैं, यार वॉरियर है तूने चलिए, किसी को फंसाया नहीं अपने आप को बचाने के लिए। और जब मैं आई तो मेरे अकाउंट फ्रीज थे, मेरे बहुत टाइम तक अकाउंट फ्रीज थे। पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, पापा ने मुझे बहुत अच्छे से पैसे दिए, क्योंकि मैं अच्छी फैमिली से हूँ। लेकिन बाकी लोगों के भी हाथ खुले थे मेरे लिए, जब पैसे चाहिए वो ले लेना यार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए गहना, हमें आपने वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।